सुप्रभात सभी छात्र छात्राओं और अभिभावकगण। बाल साधना विद्यालय परिवार से जुड़े हुए प्रबुद्ध बुद्धिजीवी और जितने भी जो लोभी है उन सभी का मैं इस बाल साधना की ऑनलाइन क्लास में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और सभी मेरे प्यारे प्यारे छात्रों को, मेरे बच्चों को ढेर सारी इस बाल साधना विद्यालय परिवार की ओर से दुआएं भेंट करता हूं कि आपका परिवार और आप सुरक्षित रहें और स्वस्थ रहें। बाल साधना विद्यालय परिवार की इस ऑनलाइन क्लास की थीम की मूल पहचान जो यहाँ के बच्चे और यहाँ के शिक्षक हैं उनके इस अद्भुत आहुति और क्लास में किए गई मेहनत के लिए उन्हें बार बार साधुवाद देता हूं और संस्था प्रधान और निर्देशक महोदय को भी ढेर सारी इनके लिए मैं बधाइयाँ देता हूँ लख लख कि आपने एक बहुत अच्छा कार्य शुरू किया। चलो मेरे बच्चों, आज हम एक नए टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। अध्याय नंबर 3 अपने लास्ट बिंदु पर बढ़ रहा है और अध्याय नंबर 3 में जो पार्ट संख्या 11 जो आपकी आ रहा है, मैं एक एक शब्दावली आपको बता रहा हूँ उस पार्ट संख्या 11 में। और आज की जो क्लास आपकी 3 जून 2020 राजस्थान के अंतर्गत जनजातीय आंदोलन चले और राजस्थान में किसान आंदोलन चले। देखो, इन जनजातीय आंदोलन और किसान आंदोलनों का मुख्य कारण क्या था? राजस्थान में जागृति लाने का जो प्रथम प्रयास अगर किसी ने किया है तो या तो किसान ने किया है या जनजाति ने किया है। राजस्थान में किसान आंदोलन के प्रमुख कारण क्या रहे या क्या कारण रहे कि ये जनजातियां एक बड़े आंदोलन के रूप में उभर कर आपके सामने आई? तो सबसे पहला कारण देखिए, सरकार, रियासत, ठिकानेदार तथा साहूकार किसानों का क्या करते थे? शोषण। पहला शोषण कौन? सरकार, यानी चाहे वो ब्रिटिश सरकार हो चाहे वो रियासत की सरकार हो, तो रियासत और सरकार। तीसरे नंबर पर यहाँ कौन थे? ठिकानेदार थे। और चौथे कौन थे? साहूकार थे, या जिसको आप कह सकते हो महाजन थे, सेठ लोग थे। वो सब मिलकर किसका शोषण करते थे? किसानों का शोषण करते थे, किसानों के साथ गलत व्यवहार करते थे, जिसके कारण ये एक बड़े स्तर पर किसान आंदोलन खड़े हुए। दूसरी चीज, उस समय किसान पर कुछ नियमित कर होते थे। क्या होते थे? नियमित कर। लेकिन इस नियमित करों के अलावा लाग बाग बहुत ज़्यादा होती थी। क्या होती थी? लाग बाग बहुत ज़्यादा होती थी, बहुत ज़्यादा मात्रा में लाग बाग होती थी। तो उस बहुत ज़्यादा में जो लाग बाग होती थी उसके नाम पर कुछ अवैध वसूली करते थे। क्या करते थे? अवैध वसूली करते थे। नियमित कर के अलावा, यानी नियमित करके अलावा लागबाग बहुत ज़्यादा थी, उस लागबाग के रूप में क्या करते थे? अवैध वसूली करते थे। तीसरा कारण था, उस समय सामंती अत्याचार बहुत ज़्यादा था। तीसरा कारण क्या था? सामंती अत्याचार उस समय बहुत ही ज़्यादा था। राजस्व वसूली की लाटा, कुत्ता और बिगोड़ी जैसी प्रथाएं थी। दूसरे नंबर की क्या थी? राजस्व वसूली की लाटा, कुत्ता, और तीसरे नंबर पर बिगोड़ी। ये बिगोड़ी क्या होती है? ये नगद वेतन होता है भाई। लाटा और कुत्ता ये लाटे में रखी हुई फसल होती है। कूत का मतलब ये कूत कर लेते थे कि आपको साल का इतना कर देना है। और बिगोड़ी जो प्रथा थी, ये प्रथाएं भी किसानों का शोषण कर रही थी। विभिन्न जननायकों द्वारा चेतना का प्रचार। कुछ जननायक ऐसे हुए, उन्होंने यहाँ पर क्या की? राजनीतिक व सामाजिक चेतना को जागृत किया। किसको जागृत किया? सामाजिक चेतना को जागृत किया, उजागर किया, लोगों के सामने भाव लेके आए, जिसके कारण ये इतने बड़े किसान आंदोलन जो थे वो शुरू हुए। उसके बाद में अंतिम कारण ये था कि राजस्थान की इस क्रांति के अंतर्गत समाचार पत्र और प्रेस द्वारा सरकारी नीतियों का जो विरोध किया गया। किसके द्वारा? प्रेस द्वारा सरकारी नीतियों का
नीतियों का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया? सरकारी नीतियों का जो विरोध किया गया था, उस सरकारी नीतियों के विरोध को जो उजागर किया किसके माध्यम से? समाचार पत्र और प्रेस के द्वारा उजागर किया गया, जिसके कारण ये जनजातीय आंदोलन बड़े स्तर के ऊपर क्या हुए थे? खड़े हुए थे। राजस्थान का सबसे पहला जनजातीय आंदोलन था भील आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? भील आंदोलन। इस भील आंदोलन को आप एक शब्द कह सकते हो, आदिवासी आंदोलन। इसको आप क्या कह सकते हो? आदिवासी आंदोलन। ये आदिवासी कौन थे? इसकी आप एक परिभाषा क्या लिखोगे कि आदिम युग से, कौन से युग से? आदिवासी नाम कहां से है? आदिम युग से। आदिम का मतलब पुरातन काल से। किसी क्षेत्र विशेष में, किसी क्षेत्र विशेष में एक विशिष्ट जीवन शैली, एक क्या है? विशिष्ट जीवन शैली एवं संस्कृति। देखो कितनी शब्दावली, देखिए आदिम युग का मतलब पुराने काल से, कोई टिपिकल शब्द नहीं है। आदिम युग से किसी क्षेत्र विशेष में, यानी कोई एक क्षेत्र विशेष है, एक विशिष्ट जीवन शैली एवं संस्कृति, एक विशिष्ट जीवन शैली एवं संस्कृति के साथ जीवन यापन करते आ रहे लोगों का समूह है। संस्कृति के साथ जीवन यापन करते आ रहे लोगों का समूह है, लोगों का समूह है। यानी आदिम युग से किसी क्षेत्र विशेष एक विशिष्ट जीवन एवं संस्कृति के साथ जो लोग जीवन यापन करते हुए एक स्थान विशेष पर आ रहे थे, उस स्थान विशेष के जीवन यापन करने वाले लोगों को आदिवासी कहा गया। राजस्थान में इस आदिवासी क्षेत्र को क्या कहा गया? भोमट कहा गया। भोमट कौन से क्षेत्र में थे? डूंगरपुर, उदयपुर और पूर्वी सिरोही। कौन सा है? पूर्वी सिरोही का भील था। पूर्वी सिरोही का भील था। यानी उदयपुर, डूंगरपुर और पूर्वी सिरोही का जो भील समुदाय जो था, वो भील समुदाय इसका प्रमुख क्या था? हिस्सा था। कहा जाता है भील आंदोलन के 2 चरण चले। अब प्रथम चरण आप देखिए, भील आंदोलन का प्रथम चरण चला 1883 से 1920 और इस चरण के नेतृत्वकर्ता कौन रहे? नेतृत्वकर्ता रहे गोविंद गिरी। कौन रहे? गोविंद गिरी रहे। और गोविंद गिरी ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था भगत आंदोलन। कौन सा आंदोलन चलाया? भगत आंदोलन। ये गोविंद गिरी कौन थे? इसका जन्म 20 सितंबर 1858 बासिया गांव बंजारा परिवार और बासिया गांव बंजारा परिवार में जन्म हुआ था। कहाँ पर? डूंगरपुर में जन्म हुआ था। किसका? यानी गोविंद गिरी का बासिया परिवार डूंगरपुर क्षेत्र के अंतर्गत जन्म हुआ था। इस प्रथम चरण में गोविंद गिरी के जो सहयोगी थे, वो सहयोगी कौन कौन थे? सुरजी भक्त। सबसे पहला तो यह आता है कि सुरजी भक्त इसके सहयोगी हैं। फिर सुरमा भक्त है। दूसरे कौन है? सुरमा भक्त है। तीसरे नंबर पर पूंजा धीर जी हैं। फिर खेमा है। ये कई व्यक्ति जो थे वो यानी गोविंद गिरी के इस भोमट क्षेत्र के अंतर्गत सहयोगी थे, जिन्होंने एक बड़े स्तर के ऊपर यह आंदोलन का संचालन किया था। इनका उद्देश्य क्या था? पहले चरण का यानी वांगड़ क्षेत्र के आदिवासी बिलों में व्याप्त, यानी वांगड़, तो वांगड़ में 2 जिले आते हैं, वैसे 3 आते हैं, डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये ज़्यादातर वैसे थे, लेकिन इसके अंतर्गत कुछ हिस्सा किसका भी आता था? प्रतापगढ़ का भी था। ये क्या कहलाता था? वांगड़। और वांगड़ में जो जाति रहती थी वो जाति क्या थी? भील थी। इन बिलों में व्याप्त क्या थी? सामाजिक व धार्मिक कुरीतियाँ। कौन सी कुरीतियाँ हैं? धार्मिक कुरीतियाँ हैं। यानी कहने का मतलब वांगड़,
डूंगरपुर और बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, और यहाँ पर जाती थी भील। व्याप्त सामाजिक और धार्मिक कुरीतियाँ जो थी वो व्याप्त सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों की समाप्ति पर उन्हें संगठित कर राजनीतिक जागृति पैदा करना था। इन दोनों को तो समाप्त करना है और उनको राजनीतिक रूप से संगठित कर, राजनीतिक रूप से क्या करना, संगठित कर, यानी जागृति पैदा करना उनका प्रमुख क्या था, लक्ष्य। वांगड़ क्षेत्र में था, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ पूरा नहीं, अभी कुछ हिस्सा है। भील व्याप्त सामाजिक और धार्मिक कुरीतियों को मिटाकर राजनीतिक रूप से उनको संगठित करते हुए उनमें जागृति लाने का प्रयास इनके द्वारा किया गया था। इसी चरण में 1883 में एक सभा का गठन हुआ था, संप सभा। इसका गठन किसने किया था, तो संप सभा का गठन किया था गोविंद गिरी ने किया था। किसने किया था, गोविंद गिरी द्वारा किया गया था। ये ग्रामों में भाईचारा परिषदों के रूप में, यानी ये जो संप सभा थी वो एक परिषद थी, आप परिषद भी कह सकते हो, सभा भी कह सकते हो। और इस संप सभा का मतलब क्या था, भीलों में भाईचारा, भीलों में क्या, भाईचारा व संगठन लाने के लिए इसका गठन किया गया था। इस संप सभा का कई उद्देश्य थे। अब संप सभा के जो उद्देश्य थे उसमें जैसे मांस व मदिरा का सेवन न करना, यानी मांस मदिरा का सेवन नहीं करना है, निषेध है। सादा जीवन जीना आपको, तो दूसरा इसका लक्ष्य था परिश्रम करो और सादा जीवन जियो। सब परिश्रम आपको करना है, मेहनत आपको करनी है और आपको सादे जीवन, उच्च विचार की शैली पर आपको जीवन में आगे बढ़ना है, सादा जीवन चरित्र आपको रखना है। चोरी और डकैती निषेध करना, चोरी व डकैती को निषेध करना, यानी आपको चोरी और डकैती जो है वो चोरी और डकैती आपको नहीं करनी है, तो चोरी और डकैती को निषेध करना। फिर अगली चीज यहां पर आती है, स्वदेशी प्रयोग पर जोर दिया जाए। किसके प्रयोग पर, स्वदेशी प्रयोग पर जोर दिया जाए, यानी इसको बढ़ाया जाए, ये बात उनके द्वारा की गई। और माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाए, यानी संप सभा के उद्देश्य थे माता पिता की आज्ञा का पालन किया जाए, यानी उसको मान सम्मान दिया जाए। तो संप सभा का गठन 1883, संस्थापक गोविंद गिरी। हर गांव में इसकी एक परिषद या सभा बनाई गई। भीलों में भाईचारा हो, संगठन हो, आप मदिरा और मांस का सेवन नहीं करेंगे, परिश्रम और सादा जीवन, उच्च विचार रखेंगे, चोरी और डकैती को निषेध घोषित किया, स्वदेशी प्रयोग पर पूर्ण जोर दिया गया और माता पिता की आज्ञा, प्रेम और उनको सहयोग को इसमें विशेष महत्व प्रदान किया गया था। संप सभा का प्रथम अधिवेशन, संप सभा का प्रथम अधिवेशन, तो संप सभा का पहला अधिवेशन हुआ 1903 में। कब हुआ, आश्विन मास की पूर्णिमा, मास की पूर्णिमा। कहाँ पर हुआ था, मानगढ़ में। और मानगढ़ कहाँ है, बांसवाड़ा में। यहाँ पर इसका पहला सम्मेलन। द्वितीय भी कह सकते हो या आप कह सकते हो अंतिम अधिवेशन 1913, आश्विन मास की पूर्णिमा थी, लेकिन उस समय तारीख थी वो 13 नवंबर था। 13 नवंबर 1913 की बात है, आश्विन पूर्णिमा थी। उस समय अंग्रेज अधिकारी थे बेली और उसके सहयोगी थे सर्टल, यानी बेली व सहयोगी कौन थे, सहयोगी सर्टल थे। ये अधिकारी उस समय थे। यहाँ पर क्या चल रही थी, शांतिपूर्ण सभा चल रही थी और उस पर इस बेली और सर्टल ने क्या बरसा दी, गोलियां बरसा दी। क्या बरसा दी भाई, गोलियां चला दी या गोलियां बरसा दी। उसमें कितने भील मारे गए, 1500 भील मारे गए थे, उनकी मृत्यु हो गई थी। इस घटना को वांगड़ का जलियांवाला कांड कहा गया था। इस घटना को वांगड़ का जलियांवाला कांड कहा गया था। क्या कहा गया, जलियांवाला कांड। किसका, वांगड़ का जलियांवाला कांड इसको कहा गया था।
गोविंदगिरी को इस घटना के बाद यहाँ से क्या होना पड़ा, निर्वासित होना पड़ा। और गोविंदगिरी जी कहाँ रहे, कंबोई गुजरात जाकर रहने लग गए। ये पहला चरण था जनजातीय किसान आंदोलन का, या पहले चरण के रूप में यह आंदोलन शुरू हुआ था बड़े स्तर के ऊपर। और अब आप देखिए दूसरा चरण। देखो द्वितीय चरण जो था वो द्वितीय चरण, जिसका नाम एकी आंदोलन भी आप कह सकते हैं। द्वितीय चरण का नेतृत्व किया था मोतीलाल तेजावत ने। द्वितीय चरण का नेतृत्व किसने किया, मोतीलाल तेजावत ने किया था। मोतीलाल तेजावत को क्या कहा जाता है, यानी इसका जन्म कहाँ हुआ, कोलियारी गांव जाडोल एक जगह है, तहसील है जाडोल के ओसवाल जैन परिवार में हुआ था। ध्यान से देखिए, कोलियारी गांव जाडोल तहसील ओसवाल जैन परिवार में इनका क्या हुआ था, जन्म हुआ था। इसे मेवाड़ का क्या कहते हैं, मेवाड़ का गांधी। इसे भीलों का मसीहा और भीलों का बाबूजी भी कहा जाता है। इससे मोतीलाल जी तेजावत ने भीलों को संगठित करने के लिए एक आंदोलन या एक संगठन स्थापित किया था। उस संगठन का नाम था एकी आंदोलन या एकी संगठन। इस एकी संगठन का गठन कब किया गया, बैसाख पूर्णिमा। कहाँ किया गया, बनास नदी के किनारे। कहाँ किया गया, बनास नदी के किनारे। कौन सी जगह थी, मातृकुंडिया। उस जगह का नाम क्या है, मातृकुंडिया। मातृकुंडिया को क्या कहते हैं, राजस्थान का हरिद्वार कहते हैं। तो राजस्थान का हरिद्वार कौन सा, मातृकुंडिया। कौन सी नदी के किनारे, बनास नदी के किनारे। कब हुआ, बैसाख पूर्णिमा को। कौन सा संगठन हुआ, एक ही संगठन। इसके संस्थापक कौन थे, मोतीलाल तेजावत, मेवाड़ के गांधी, भीलों के मसीहा और भीलों के बाबूजी थे। इन्होंने एक नारा दिया था, यहाँ पर नारा दिया, न हाकिम न हुक्म, न हाकिम और न हुक्म। यानी हमारे ऊपर जो केंद्र या जो रियासतों के जो अधिकार हैं वो हम पर नहीं चलेंगे, ऐसा नारा उनके द्वारा दिया गया था। इसने एक पत्रिका निकाली, 21 सूत्री मांग। इसने 21 सूत्री मांग की एक पत्रिका निकाली थी। ये प्रश्न आया हुआ है भाई कंपटीशन में। 21 सूत्री मांग की एक पत्रिका निकाली थी और उस पत्रिका का नाम था मेवाड़ की पुकार। मेवाड़ की पुकार कितनी थी, 21 सूत्री पत्रिका थी, मेवाड़ की पुकार के नाम से चला। आदिवासियों में सामाजिक, राजनीतिक और शैक्षणिक जागृति पैदा करना था। इसका उद्देश्य क्या था, आदिवासियों में सामाजिक, कि समाज उन्नत हो उनका, सामाजिक के साथ राजनीतिक, रियासत और इनके विरुद्ध खड़ा करना, और शैक्षणिक, ये जागृति जो थी वो जागृति पैदा करना इनका प्रमुख उद्देश्य था, या इनको सफल बनाना था। अब राजस्थान का दूसरा टॉपिक हुआ किसान आंदोलन। ये जनजाति था। एक बच्चों में आपकी एक चीज क्लियर कर दूं, चाहे आपको किसान आंदोलन का कारण पूछ ले और चाहे आपको जनजातीय आंदोलन का कारण पूछ ले, अगर दोनों ही कारणों में कोई चीज पूछी जाती है, आपको बिना किसी हिचकिचाहट और घबराहट के या बिना किसी स्मरण के आपको सीधे रूप से उसको लाइन को तय करना है और आपको बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। लेकिन एक बात यहाँ पर यह पूछ रहे, किसान आंदोलन तो उन्हीं कारणों को लिखना है, तो मैं यहाँ किसान आंदोलन के कारण जो मैंने पहले आपको बताए उन्हीं कारणों को आपको हूबहू रूप से तैयार करना है। अब आपका एक किसान आंदोलन में आपको पढ़ाऊं, बिजोलिया किसान आंदोलन। अब पहले नंबर पर तो आपको ये देखना है कि ये बिजोलिया जगह कहाँ है। तो बिजोलिया जो है और एक स्थान है बेगू, ये दोनों स्थान जो हैं वो, ये बिजोलिया तो है भीलवाड़ा का वर्तमान में,
और बेगू है वो कहाँ का है, चित्तौड़गढ़ का है। अच्छा, फिर बिजोलिया जो है उसमें कितने गांव थे, 100 गांव थे। और यहाँ पर 100 यहाँ पर यह माना जाता है कि ये 100 गांवों का या एक समुदाय था। कहा जाता है कि इस किसान आंदोलन की शुरुआत कब हुई, 1897, पूरा कब हुआ, 1941। कितने वर्ष चला, 44 वर्ष। और भारत का पहला अहिंसक आंदोलन था। या आप ये कह सकते हो कि राजस्थान का पहला अहिंसक आंदोलन था। सबसे लंबे समय का किसान आंदोलन 44 वर्ष। ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था 1897 में। ये किसान आंदोलन चला 1941 तक। अभी इस पर पहली बार कब हुआ वो देखिए। बिजोलिया किसान आंदोलन में 1897 में गंगा राम धाकड़ थे, उसकी मृत्यु घोष हो रहा था उसका, तो वहां पर लोग एकत्रित हुए थे। इसका पहली बार विचार कब हुआ, 1897 में। और कहाँ पर हुआ था, एक गंगाराम धाकड़ थे। और यहाँ पर बिजोलिया किसान आंदोलन में जाति अगर आपको पूछ ले तो आपको क्या लिखना है, धाकड़। उस गंगाराम धाकड़ की मृत्यु हो गई थी और उसका मृत्यु भोज था। तो वहाँ पर सभी लोग इकट्ठे हुए थे और उन्होंने यह चर्चा की थी कि हमारे ऊपर जो लाग बाग बढ़ रही है उसके विरुद्ध जो मेवाड़ के राजा थे उस समय, और मेवाड़ के शासक थे फतेह सिंह, उस फतेह सिंह को हम एक चिट्ठी लिखेंगे और चिट्ठी लिख के बताएंगे कि हमारे कुछ लाग बाग है उनमें कमी की जाए। तो 2 व्यक्ति नियुक्त किए। एक व्यक्ति का नाम था नानाजी पटेल और एक व्यक्ति का नाम था ठाकरी पटेल। ये 2 व्यक्ति थे। इन दोनों व्यक्तियों को गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज में प्रतिनिधि बनाकर किसके पास भेज दिया, मेवाड़ के फतेह सिंह के पास भेज दिया कि हमारी साहब कुछ शिकायतें हैं, उनका आप समाधान कीजिए। ये दोनों आ गए, लेकिन उसका कोई निर्णय नहीं निकला। अब दूसरी चीज क्या हुई, उस समय जो यहाँ के ठाकुर थे, आप ठाकुर कह सकते हो, सामंत कह सकते हो, ठिकानेदार कह सकते हो, यानी यहाँ के ठाकुर, सामंत और ठिकानेदार जो थे वो कौन थे, वो थे कृष्ण सिंह। कौन थे, कृष्ण सिंह थे। और कृष्ण सिंह कब से कब तक थे, 1894 से 1906 तक यहाँ पर कृष्ण सिंह थे। इस कृष्ण सिंह ने एक टैक्स लगाया था, चौरी टैक्स। कौन सा टैक्स लगाया था, चौरी टैक्स। चौरी टैक्स इन्होंने लगाया 1993। और ये चौरी टैक्स क्या था, एक पुत्री के विवाह पर उस समय 5 रुपये कर लिया जाता था। यानी जब भी ठिकानेदार की पुत्री का विवाह होगा तो उसको 5 रुपये जनता को देने होंगे। तो ये टैक्स लगाया, तो जनता ने इसका क्या किया, विरोध किया। लेकिन 1906 में इनकी मृत्यु हो गई और इनकी जगह नए ठिकानेदार आ गए। कौन, पृथ्वी सिंह। और पृथ्वी सिंह ठिकानेदार कब से कब तक रहे, 1906 से 1914 तक कौन रहे, पृथ्वी सिंह रहे। इसने एक टैक्स और लगा दिया 1906 में, और उस टैक्स का नाम था तलवार बंदाई। जब भी अगर किसी सामंत का राज्याभिषेक होगा तो जनता उसे तलवार बंदाई के रूप से एक कर और देगी। वो 1906 में तलवार बंदाई रख दिया। लेकिन 1914 में इसकी भी क्या हो गई, मृत्यु। और 1914 से लेकर जो बाद में जो 1943 तक बने, वो 1943 तक थे केसरी सिंह। इसको केसरी सिंह भी कहते हैं, कई जगह केहरी सिंह भी लिखा हुआ है। ये तीसरे सामंत के रूप में यहाँ पर प्रतिष्ठित हो गए थे। फिर देखिए यहाँ पर क्या हुआ कि यहाँ पर उस समय बहुत ज़्यादा लाग बाग बढ़ गई थी। किसानों से उस समय 84 प्रकार की लाग हो गई थी। यानी लाग बाग थी वो 84 प्रकार की हो गई। यानी किसान की फसल की पैदावार का एक बहुत बड़ा हिस्सा था वो तो करों में चला जाता था। तो लाग बाग में 84 प्रकार की लाग बाग हो चुकी थी। जैसे इसमें कई लागें थी जो आपके नहीं दी हुई है, जैसे आबियाना लाग जो एक सिंचाई कर था, कुंवर जी की लाग जो एक घोड़ा लाग थी, जकात लाग जो शेखावाटी बीकानेर क्षेत्र का सीमा शुल्क था। ऐसी बहुत सी लागें उस समय ली जाती थी। उस समय तलवार बंदाई की लाग से एक ही रियासत मुक्त थी, जैसलमेर। ये जो तलवार बंदाई वाली है इससे एक रियासत मुक्त थी, उसका नाम क्या था, जैसलमेर जो रियासत थी वो इससे
मुक्त थी। लेकिन यहाँ पर राजस्व की जो दो पद्धतियां थी मेवाड़ क्षेत्र में या बिजोलिया में, एक तो लाटा थी और दूसरी कौन सी थी, कुत्ता थी। इस लाटा और कुत्ता के विरोधी आंदोलन खड़ा हुआ। कुल लाग 84 थी। तलवार बंधाई जो लगाई पृथ्वी सिंह ने, और उसके अलावा जो दूसरे व्यक्ति थे जो आपके कृष्ण सिंह थे, उसने चमड़ी टैक्स के रूप से इनको जोड़ा गया था। अब कुत्ता क्या होती है, खड़ी फसल का बंटवारा हो जाए वो तो होती है कुत्ता, यानी जहां फसल खड़ी होती है, खड़ी फसल का बंटवारा हो गया, कोतली की ये कितनी होगी उसके हिसाब से। और लाटा प्रथा के अंतर्गत क्या होता है, उत्पादन फसल का बंटवारा होता है, यानी उत्पादन होने के बाद में इसका क्या हो जाता है, बंटवारा हो जाता है। और बिगोड़ी एक ऐसी प्रथा थी जिसमें नगद वसूली की जाती थी, तो यहाँ पर थी। अब इस बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व करने वाली जाति थी वो तो थी धाकड़, और व्यक्ति कौन थे, साधु सीताराम दास। कौन थे, साधु सीताराम दास थे। उन्होंने इसका क्या किया, नेतृत्व किया था, इस आंदोलन को चलाया था। इस आंदोलन में 1916 में जुड़ गए थे कौन, विजय सिंह पथिक, जिसका मूल नाम क्या था, भूप सिंह था। ये विजय सिंह पथिक इसमें कब जुड़ गए थे, 1916 में जुड़ गए थे। और 1917 में इन्होंने उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया। किसका गठन किया, उपरमाल पंच बोर्ड का गठन किया था। उपरमाल पंच बोर्ड क्या थी, ये एक पंचायत थी, और इसका सरपंच किसको बनाया गया, मुन्ना पटेल को। और इसके दो सदस्य किसको बनाए गए, ठाकरी पटेल। ये जो ठाकरी पटेल और नानक पटेल जो पहले गंगाराम धाकड़ के मृत्यु भोज में गए थे, उनको इन दोनों को सदस्य बनाया गया, और मुन्ना पटेल को इसका अध्यक्ष बनाया गया। किसका, उपरमाल पंच बोर्ड को। और ये उपरमाल पंच बोर्ड था, ये लोकतंत्र की एक अलग मिसाल था, और इन्होंने यहाँ पर काम किया। विजय सिंह पथिक ने एक पत्रिका निकाली थी नवीन राजस्थान, ये तो निकाली थी उसने नवीन, और तरुण राजस्थान ये तो निकाली अजमेर से। और एक पत्रिका निकाली थी राजस्थान केसरी, ये राजस्थान केसरी उसने निकाली वर्धा से। और विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ का गठन किया। इसका गठन किया, राजस्थान सेवा संघ का गठन किया, ये एक संगठन था। तो इसकी शुरुआत की साधुराम सीताराज ने। 1916 में विजय सिंह पथिक जुड़े, मूल नाम भूप सिंह था। विजय सिंह पथिक के प्रयासों से उपरमाल पंच बोर्ड बना, इसके सरपंच मुन्ना पटेल बने, ठाकरे पटेल सदस्य। उपरमाल पंच बोर्ड एक लोकतंत्रीय बोर्ड था जो किसानों की मांग उठाएगा। विजय सिंह पथिक ने राजस्थान सेवा संघ का गठन किया 1919 के अंतर्गत। इसको 20 में स्थानांतरित कर दिया गया था, कहाँ पर, अजमेर में। वर्धा गुजरात में इसकी स्थापना हुई, वहां से राजस्थान केसरी पत्रिका निकाली, और नवीन राजस्थान, तरुण राजस्थान नाम की पत्रिका उन्होंने अजमेर से निकाली थी। और आंदोलन को एक नई जो घटना मिल गई थी या नया रूप मिल गया था। कहा जाता है कि जो यानी कि ये बिजोलिया किसान आंदोलन था, उस पर एक आयोग बैठाया गया था, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। कौन सा आयोग था जांच के लिए, बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग। महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की जांच के लिए, महात्मा गांधी ने इस आंदोलन की जांच के लिए एक व्यक्ति को भेजा जिसका नाम था महादेव जी देसाई। और महादेव जी देसाई जो हैं, ये महादेव जी देसाई उसके हिंदी सचिव थे, उसको भेजा, आप जाके पता लगाओ, गांधी जी ने भेजा। और बिंदुलाल भट्टाचार्य आयोग का इसके ऊपर क्या हुआ था, गठन हुआ था, और उसके माध्यम से इसे यहाँ पर रखा गया था। लेकिन इस आंदोलन में 1927 में विजय सिंह पथिक को बंदी बनाकर सराड़ा जेल भेज दिया गया था। इस सराड़ा जेल को क्या कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मेवाड़ का काला पानी कहा जाता है। लेकिन कहा जाता है कि यहाँ पर जो बिजोलिया किसान आंदोलन जो थे, उसके तृतीय चरण का नेतृत्व 1929 से 41 में माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। यानी इसके तृतीय चरण का नेतृत्व किसने किया था, माणिक्यलाल वर्मा ने किया था। और माणिक्यलाल वर्मा ने ये जो आंदोलन 1929 से 1941 तक चला, इसमें कई व्यक्ति जुड़े, क्योंकि माणिक्यलाल वर्मा के सहयोगी थे जमनालाल बजाज। और इस जमनालाल बजाज को गांधी का क्या कहते हैं, गांधी का
पांचवा पुत्र कहते हैं। जमनालाल बजाज के अलावा हरिभाऊ उपाध्याय जो इनके सहयोगी थे, प्रेमचंद भील इनके सहयोगी थे, ये सब इस आंदोलन के अंतर्गत जुड़े थे। और कहा जाता है यहाँ पर इस आंदोलन का जो धीरे धीरे जो संचालन जो आगे हुआ था उसमें संदेश वाहक के रूप में प्रचार तुलसी भक्त भील ने किया था। और ये कहा गया कि इस आंदोलन के अंतर्गत सन 1941 ईस्वी के अंतर्गत यानी इस आंदोलन का अंत हुआ। टी राघवाचार्य थे, वो वहाँ के प्रधानमंत्री थे मेवाड़ के, उसने एक समझौता किया और एक बड़े स्तर का जो आंदोलन था वो यानी संचालित हुआ, जो टी राघवाचार्य के 1941 के समझौते के साथ समाप्त हो गया था। ये आपका टॉपिक था, वो बिजोलिया किसान आंदोलन था। तो प्यारे विद्यार्थियों, ये आपका दूसरा टॉपिक पूरा हुआ आज 4 जून का। और कल हम एक नए बिंदु के साथ मिलेंगे राजस्थान के बचे हुए किसान आंदोलन में। तब तक आप इन टॉपिकों की तैयारी करो, स्वास्थ्य का ध्यान रखो, परिवार का ध्यान रखो। लेकिन बेटो एक बात जरूर बताऊंगा आपको कि आप अपनी पढ़ाई से सुचारू रूप से जुड़े रहो। जो भी आपके शिक्षक महोदय जो आपको टॉपिक पढ़ा रहे हैं उनको आप ध्यान से पढ़ो, जुड़े रहो, क्योंकि ये बीमारी का थोड़ा सा पता नहीं है किस तरीके से आगे बढ़ेगी, तो उस समय हमें परिस्थिति के अनुसार निर्णय लेने पड़ेंगे। तो आप सभी इसकी अच्छी तैयारी करो। फिर नई क्लास में बच्चों कल मिलते हैं। कल तीसरा लेसन पूरा हो जाएगा और चौथे लेसन में परसों हम प्रविष्ट हो जाएंगे। तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहते हैं और आप यूं ही मुस्कुराते रहो और ये टॉपिक पढ़ते